नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम अध्याय 3 मुद्रा और साख शुरू कर चुके थे। लेक्चर 1 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। अब आज वही है कि अगर हमें बैंकों से पैसा लेना पड़े तो कैसे लेना होगा। तो आज का वीडियो और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, कि हमें बैंकों में लोन कैसे मिलता है, साख लोन उधार क्या होता है, ऋण की शर्तें क्या होती है, औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं और उनमें साख कैसे मिलती है, और फाइनली हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी को जानने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग चीज को समझ लेते हैं। देखो, प्रैक्टिकली जो बात है वो ये है कि ये है हमारा बैंक, ये है हमारा बैंक। इस बैंक में क्या हो रहा है, ये जो बैंक है, ये बैंक में क्या होता है, जिन लोगों के पास सेविंग होती है, जिनके पास क्या होता है, पैसा बचा हुआ होता है, तो वो क्या होते हैं, अपना पैसा ला करके यहाँ पे जमा करा देते हैं। और जो जमा कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जमाकर्ता, और इंग्लिश में कहते हैं डिपॉजिटर्स। इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं डिपॉजिटर्स और हिंदी में कहते हैं जमाकर्ता, और हिंदी में कहते हैं जमा को डिपॉजिट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेविंग होती है, जो भी हमारे पास बचत होती है, हम उसको ला करके बैंक में जमा करा देते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जो हमारी इनकम होती है, इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारी इनकम होती है उसमें हम लोग सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो कंजप्शन या सेविंग। कंजप्शन का मतलब उपभोग, या तो हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे खाने में, पीने में, कपड़े में, मकान में, किसी ना किसी चीज में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, या हम सेविंग करेंगे, बचत करेंगे। और बचत भी क्या है, एक प्रकार का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग क्या है, जो पैसा हमें यूज करना था वो कर लिया, और जो बाकी बचा हुआ था वो हमने क्या करा, बैंक में जमा करा दिया। अब हम लोग बैंक में जमा कराए तो कराए क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें यहां से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। हमें यहां से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जब लोग पैसा जमा कराएंगे, पहली बात तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, बैंक से पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा सदैव सुरक्षित है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहां से ब्याज भी मिल रहा है, मतलब क्या, सोने पे सुहागे वाली बात है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया। पैसा सुरक्षित का सुरक्षित, और मतलब बढ़ जाएगा पैसा जब आपको समय के बाद उसको निकालोगे। अब क्या हो रहा है, जब ये पैसा यहां पर आ रहा है, देखो, जब ये पैसा बैंक के पास आ रहा है तो बैंक कर क्या रहा है इस पैसे का, बैंक क्या कर रहा है। अब देखो, कुछ लोगों के पास सेविंग बच रही है, तो कुछ लोगों को जरूरत भी है, कुछ लोगों को क्या है, पैसों की जरूरत भी है। तो वो क्या करता है, उन लोगों को क्या दे देता है, लोन दे देता है, या हम लोग कह सकते हैं उधार दे देता है। लोन, साख, उधार, ऋण, ये सब एक ही शब्द है बेटा। इन सब का मतलब है कि पैसा उधार में बैंक हमें दे रहा है, या हम किसी से भी जो उधार ले रहे हैं। और उधार का, ऋण का मतलब ये होता है कि आज हम लोग जो पैसा ले रहे हैं उसको हमें फ्यूचर में वापस लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप पैसा लेकर के बैठ जाओ, भूल जाओ कि देना ही नहीं। हमें जो पैसा लिया है वो वापस देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। अब जब मान लो इस बैंक ने यहां से पैसा लिया तो इनको ब्याज दिया, पर जब बैंक ने इनको पैसा दिया तो इनसे क्या करेगा, ब्याज लेगा। इनसे क्या करेगा, वो ब्याज लेगा। तो अब यहां पे जो ब्याज दे रहा है और यहां से ब्याज ले रहा है। अब मान लो उदाहरण के तौर पे भाई, हमारे पास 10 लाख रुपए लोगों ने जमा करा है, और साल का हम इनको 10% का ब्याज दे देते हैं। साल का उनको 10% का ब्याज हम लोग दे देते हैं। मतलब क्या हुआ, 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपया हम लोग और उसमें ऐड कर देंगे, तो ये लोग क्या है, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए क्या करेंगे, दे देगी बैंक, है ना। 1 लाख रुपए इनको ब्याज मिला करके 11 लाख रुपए जिन भी लोगों ने पैसा जमा करा है उनको पैसा दे देगी। अब हुआ क्या, इस 10 लाख में से बैंक ने क्या करा, कुछ अमाउंट है ना बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, और कुछ अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हम लोग नोट देखते हैं, नोट पे सबसे ऊपर वही लिखा हुआ रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुछ पैसा तो क्या है, जितना भी आपके पास जमा हुआ उसका कुछ भाग तो क्या अपने पास रखना पड़ता है, और कुछ भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कितना रखना है ये सब कुछ जो तय करता है वो आरबीआई ही करता है, और ये बिल्कुल बहुत हर दिन भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, तो इसको आरबीआई ही बदलती है। ठीक है, तो कुछ पैसा अपने पास और कुछ आरबीआई के नाम का भी उनको रखना पड़ता है। तो मान लो कि 10 लाख में से क्या करा, 2 लाख रुपए इधर चले गए, अब 8 लाख बचे। अब 8 लाख की लोन दे सकते हैं, 8 लाख रुपए लोन दे सकते हैं। तो अब 8 लाख रुपए जब लोन दिए हैं तो इस 8 लाख पर ये लोग क्या करेंगे, 10% नहीं लेंगे, 10% नहीं, 10% तो हम दे रहे हैं, यहां पर कितना लेंगे भैया, 15% लेंगे। कितना लेंगे भैया,
15% क्या है, ये लोग ब्याज लेंगे। तो जब 15% ब्याज लिया तो भैया 8 लाख पे कितना मिलेगा, 8 लाख पे 1,20,000 रुपये इनको और ब्याज मिल जाए। मतलब अब जब टोटल पैसा इनके पास लौट करके आएगा बैंक के पास तो कितना आया, 9,20,000 है। अब एक बार आप यहां पे से 2 लाख को हटा दो, 8 लाख ही मान करके चलो, तो 8 लाख पे जब मैं 10% ब्याज दे रहा हूं तो कितना है, 80,000। कितना है, 80,000। तो 80,000 ब्याज यहां पर 80,000 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है। मतलब बैंक दे 80,000 रहा है लोगों को और लोगों से ले कितना रहा है, 1,20,000 ले रहा है। मतलब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, जी कितने का है, 40,000 का, 40K का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है जमाकर्ताओं को ब्याज देने में और उधार को देने वालों से ब्याज लेने में जो डिफरेंस है, वही बैंक का क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। वही बैंक का क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। प्रॉफिट वो बैंक का कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो बैंकों की ऋण देने का सिस्टम है वो चलता रहता है। लोग पैसा जमा कराते हैं, वो लोन देता है। अब ये लोन किसको देता है भाई, किसी को जरूरत है उसको दे देगा, कोई बड़ा उद्योगपति उसको दे देगा, किसान को दे देगा, कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है उसको दे देगा। तो ये लोन दे देगा और उनसे ज्यादा ब्याज लेगा। दूसरी बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो जितना ब्याज ये जमाकर्ताओं को देगा उससे ज्यादा ब्याज लोन वालों से लेगा। जैसे कि यहाँ पे तो 10% दे रहा है, बाकी लेने वालों से 15% ले रहा है। और ये जो पैसा है अपने पास और आरबीआई के पास इसलिए रखना पड़ता है कि अगर बाय चांस कभी भी आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो आप क्या है वहां से इस्तेमाल कर सको। और जैसे क्या होता है, जब हम लोग भी अकाउंट खुलाते हैं ना, तो हमें भी एक मिनिमम बैलेंस हमारे बैंक में रखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो अकाउंट बंद कर दिया जाता है। उसी प्रकार से क्या है, हर बैंक का खाता आरबीआई में है। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और पूरे देश में एक ही केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक होता है। हमारा देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो हर बैंक, जितने भी बैंक है उन सबका खाता आरबीआई में। तो आरबीआई भी कुछ अमाउंट इनका अपने पास रखती है, जिससे कि क्या है, इनका खाता और इनका जो वर्क है वो चलता रहे। इस प्रकार से क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी जो ऋण संबंधी गतिविधियां है बैंक की, वो चलती है। अब ये मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल लाइफ आपको समझाई कि किस प्रकार से बैंक लोन लोगों से पैसा लेता है और कैसे लोगों को पैसा देता है और क्या उसका प्रॉफिट है। अब हम जाते हैं थ्योरी की तरफ। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। अब जो बैंक ने जमाकर्ताओं से जो पैसा लिया है और अपने खातों में जमा करा है, उससे बैंक कर क्या रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वर्क यहां पे चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वो बढ़िया काम क्या था मैंने आपको समझा दिया। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखता है। तो छोटा सा हिस्सा ही क्या है अपने पास रखेगा, मैंने आपको बता दिया। कुछ हिस्सा अपने पास और कुछ आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। ये जरूरी होता है, ये रूल्स के कारण जरूरी है कि आपको ऐसा काम करना होगा। तो छोटा सा हिस्सा क्या है अपने पास रखता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो 15% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये आरबीआई के कंट्रोल में होता है, आरबीआई ही इसको रेगुलेट करती है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। देखो अब होता क्या है, बहुत से बच्चे पूछते हैं, बोले सर सारे लोग जिन्होंने पैसा जमा कराया वो एक दिन ही मांगने चले गए तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा होगा या नहीं होगा। देखो पहली बात तो क्या, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जिन्होंने जमा कराया सबके सब एक दिन में ही जाकर के पैसा लेकर आ जाए, ये बात। पर आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा जो बैंक है ना, अगर यहाँ पर अगर 10 लाख रुपए जमा हुए और लोग क्या है पैसे लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या है, अगर 10 लाख लोग क्या है पैसे लेने के लिए आ गए, 10 लाख रुपए वाले लोग हैं वो पैसा लेने के लिए आ गए, तो इसमें ये मान लो कि 15 लाख जमा भी होंगे। भाई जो लोग निकालने आ रहे हैं कुछ जो जमा कराने भी तो आएंगे। उसके साथ साथ क्या है, जिनको हमने लोन दिया है उनका ब्याज भी तो हर महीने आएगा, उनका इंटरेस्ट भी तो हर महीने आएगा ना भैया, तो उनका इंटरेस्ट भी हमारे पास आएगा। तो बैंक की ये गतिविधि है ना, ये हमेशा चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती। और बाकी तो हमने नगद में रख ही रखा है। उसके अलावा क्या होता है, कॉल एट शॉर्ट नोटिस का सिस्टम होता है बैंकों के बीच में। जितने भी बैंक है ना, इन बैंकों के बीच में एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कॉल एट शॉर्ट नोटिस। जैसे कि एक एक्स बैंक है, एक वाई बैंक है। मान लो एक्स बैंक के पास पूरा कैश खत्म हो गया, तो एक दिन के लिए क्या करेगा, वाई बैंक से पैसा ले लेगा। वाई बैंक से पैसा ले लेगा एक दिन में, फिर वापस जब अगले दिन कैश बढ़ जाएगा फिर वो वाई बैंक को दे देगा। कभी ऐसी स्थिति वाई बैंक में हो गई तो वो एक्स बैंक से ले लेगा, वाई बैंक वापस उसको लौटा देगा। तो इसे हम कॉल एट शॉर्ट नोटिस कहते हैं कि बिल्कुल जल्दबाजी में हमने क्या है कॉल करके बोला है कि आप क्या है हमें पैसा दो। ये बैंकों का सिस्टम है, अंदरूनी सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, ये बाहर नहीं आता है। ये दोनों बैंकों के बीच की बात होती है, उनका सिस्टम है वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई एक दिन में ही सारे लोग क्या है पैसा मांगने आ जाए। अगर मांगने आ भी रहे हैं तो बहुत से लोग क्या है पैसा जमा कराने भी जाएंगे, और जो लोन का जो ब्याज है वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं।
तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, वो नगद को अपने पास रखते हैं कि लोगों का काम चलता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि, जिनके पास अतिरिक्त राशि मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिनके पास बचत है, सेविंग है, तो वो कौन है, जमा करता है। एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार, तो अब देखो भाई क्या था, जमा करता के पास तो पैसा एक्स्ट्रा था तो उसने बैंक में जमा करा दिया, और कर्जदार जिसको उधार चाहिए था, उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने उधार ले लिया। इन दोनों के बीच में क्या है, मध्यस्थता का काम करता है। इन दोनों के बीच में क्या है, मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। कौन कर रहा है भैया, बैंक इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। और क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में ब्याज दर का अंतर होता है, उसी से बैंक क्या है, लाभ भी कमाता है। तो क्या है, ये एक बेनिफिट है, लोगों के लिए भी बेनिफिट है और बैंक के लिए भी बेनिफिट है। भाई मैंने बैंक में पैसा जाके जमा करा दिया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, जब चाहूंगा मैं जब पैसा निकाल लूं, और बैंक को देना पड़ेगा, ये बैंक की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कहां से लाए, कौन से बैंक से ले, क्या सिस्टम है, मैं अनपढ़ गंवार हूं, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम बैंक का चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैंने पैसा जमा कराया, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए, ये बात मैं जानता हूं। तो अब अगर मेरा पैसा वहां सुरक्षित है, अब वो मेरा पैसा किसके पास जा रहा है, मुझे क्या पता। वो मेरा पैसा किसके पास लोन के रूप में जा रहा है, मुझे क्या पता। बस मेरी शर्त इतनी सी, जिस दिन भी मैं पैसा लेने बैंक में जाऊंगा, बैंक को मेरा पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने वादा करा है कि सर आप जब भी पैसा मांगोगे हम पैसा आपको दे देंगे। तो जमाकर्ताओं के और कर्जदार के बीच में क्या मध्यस्थता वाला काम कर रहा है। नहीं तो क्या होता, किसी को जरूरत होती है वो ढूंढता है यार, किससे पैसे लूं किससे नहीं लूं, ठीक है, वो ज्यादा ब्याज की दरें लगाता। अभी हम लोग पढ़ेंगे साहूकार के बारे में, उनके बारे में भी। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, अब देखो हमने जो पैसा जमा कराया उस पर ब्याज दे रहा है बैंक, उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। ऋण मतलब लोन, उधार पे क्या है, ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। मैंने आपको बताया 10% दे रहा था, 15% ले रहा है, और जो 5% का डिफरेंस है, यही क्या है हमारे लिए, बैंक के लिए लाभ है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कर्जदारों को ब्याज दिया है, कर्जदारों से जो ब्याज ले रही है वो, और जमाकर्ताओं को जो ब्याज दे रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कितना आया था डिफरेंस हमारा, 40,000 का डिफरेंस आया था। तो 40,000 का डिफरेंस ही क्या है, बैंक के लिए प्रॉफिट का काम है, उनके लिए प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उनकी इनकम क्या है उसी से होती है। जैसे तो देखो ये आप बैंक का एक आपको डायग्राम भी दिखाया है, इसमें एक सर्कल मूवमेंट हो रहा है कि हाँ भाई पैसा जा रहा है फिर आ रहा है फिर लोगों के पास मूव कर रहा है। तो यही बैंक की विशेषता भी है। अब आ जाते हैं साख पर उधार पे। तो अब क्या है, जो बैंक है ना, बैंक जो लोन देता है वो बहुत बढ़िया बात है, पर आज भी हमारी आबादी में से बहुत से लोग बैंक जाने से कतराते हैं, बैंक जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, कि भाई ज्यादा फॉर्मेलिटीज होगी, हमारा ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो बेचारे अशिक्षित लोग होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, वो तो ज्यादा बैंक से बचने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बैंक नहीं जाते हैं तो फिर दूसरा उपाय कहाँ है, दूसरा उपाय है वो किसी साहूकार से ब्याज लेंगे, ठीक है, किसी कर्जदार से ब्याज लेंगे, ठीक है, किसी महाजन से ब्याज लेंगे, किसी ना किसी से वो ऐसे इंसान से पैसा लेंगे जिसके पास पैसा है। अब डिफरेंस क्या है कि जो ये साहूकार है, महाजन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा ब्याज दरों पे हमें पैसा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो हम लोग साख के बारे में जानते हैं। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऋण उधार क्या है। उधार सिर्फ इतना सा है कि भाई जैसे आज मैं आपको पैसे दूं, तो मैंने सिर्फ ये वादा करवाया है आपसे कि भाई जो पैसे मैं आपको आज दे रहा हूं, आप वो भविष्य में मुझे भुगतान कर दोगे, वापस क्या कर दोगे, पेमेंट आप मुझे कर दोगे। तो वही क्या है, उधार है। अब आप मुझे पेमेंट नहीं करो, जैसे मान लो कि आपका बर्थडे है, मैं आपके बर्थडे पे गिफ्ट लेकर के आया, आप वो मुझे लौटाओगे क्या, नहीं लौटाओगे, वो उधार नहीं है, वो गिफ्ट है, वो रख लो आप, ठीक है। मान लो कभी किसी की मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई और मैं चला गया मिलने, तो मैंने कोई 2-3 हजार रुपए के कुछ फल फ्रूट ले लिए या हेल्प के लिए उनको 3-4 हजार रुपए दे दिए, तो क्या मैं वो लूंगा क्या, नहीं वो नहीं लूंगा, वो उधार नहीं है। उधार क्या है कि जब हम किसी को दें और भविष्य में हमें ये वादा मिल जाए कि आपको इस समय इतने तारीख के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये पेमेंट मैं आपको वापस कर दूंगा, वही उधार है। और जो समय बीच में निकलता है उसके ऊपर हम लोग ब्याज लगा देते हैं कि आपने 200 रुपए मेरे से लिए थे तो इतना ब्याज आपको हमें देना पड़ेगा। तो उधार का मतलब क्या है, साहूकार क्या है, कर्जदार को धन भी देता है, वस्तु भी दे देता है, सेवा भी दे देता है, और क्या है, ये बोलता है कि आप भविष्य में क्या है, मुझे ये चीजें वापस लौटा देना, भुगतान कर देना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंसान तो क्या है, इसको पैसे दे रहा है और ये इंसान इससे पैसे ले रहा है, तो ये क्या है, भविष्य में आकर के वापस इसको पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, तभी वो क्या है, उधार साख कहलाएगी। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। देखो महत्वपूर्ण और सकारात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है मान लीजिए साख, जो ऋण है, जो उधार है वो पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर उधार लेना कैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसे, देखो बेटा
कर्जा है ना, कर्ज जो हम कहते हैं कि भाई कर्जा सब पर है, हर इंसान को क्या है पैसों की जरूरत पड़ती है और सब उधार लेकर के ही काम करते हैं, लोन ले लेकर ही लोग अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट लोन का देखो होता क्या है, जैसे आज मान लो कि है ना मुझे मेरे बहन की शादी करनी है, मान लो मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, छोटी बहन है, मुझे उसकी शादी करनी है, तो शादी करनी है तो क्या हुआ, अब भी मेरे पास क्या है 10 लाख रुपए नहीं, शादी में 10 लाख रुपए लगेंगे पर मेरे पास अब भी 10 लाख रुपए नहीं। हाँ मुझे ये पता है कि मेरी मंथली जो अर्निंग है इतनी अर्निंग है और इतनी अर्निंग से मैं इतना आने वाले समय में चुका दूंगा पैसा। तो मैंने क्या करा, ये 10 लाख रुपए या तो मैं बैंक के पास से जाकर भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैंने क्या करा, जो हमारे गांव के हैं जो बहुत बड़े महाजन है उनको जाकर के बोला, मैं सर मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए बहन की शादी का। बोले ठीक है मैंने, सर कोई बात नहीं ले लो आप 10 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। पर इस 10 लाख रुपए पे क्या है, आपको हर महीने 1,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, हर महीने आपको 1,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो महाजन जी ने मुझसे पूछा, बोला सर कितने दिनों में आप लौटा दोगे? तो मैंने बोला सर अगले आने वाले 1 साल में मैं आपको क्या है सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। तो 10 लाख रुपए तो ये और हर महीने का 1,000 रुपए ये, तो ये 12,000 रुपए ये हो गए। तो जब मैं उनको पैसा दूंगा या तो ये ब्याज हर महीने देकर के आ जाऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा, जब भी मैं पैसा दूंगा तो 10,12,000 रुपए उनको साथ में लौटा दूंगा। नहीं तो कभी कभार क्या करूंगा कि भाई 1 लाख रुपए दे दिया, फिर उस पर ब्याज दे दिया, फिर कभी 2 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, 4 लाख रुपए दे दिए, ऐसे करके भी मैं पूरा अपना ऋण उतार सकता हूं। अब इसका फायदा क्या हुआ कि उस समय मेरे पास 10 लाख नहीं थे, उस समय मेरे पास 10 लाख नहीं थे, मुझे जब लोन मिल गया, मुझे महाजन ने पैसा दे दिया, तो क्या हुआ, मेरी बहन की शादी हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूं, नहीं, मेरे पास इनकम आ रही है, पर मैंने कभी इतना सेव करा नहीं कि हम लोग क्या है एक साथ में 10 लाख का खर्चा कर सके। पर एक बार के लिए क्या है वो काम हो गया और बाद में समय के साथ क्या होता है, वो सारा का सारा कर्जा उतरता जाता है। तो कर्जा सब लेते हैं अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, किसान अपनी खेती को अच्छा करने के लिए सब कर्जा लेते हैं। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है, एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को साख मिल जाए। बस शर्त इतनी सी है, साख उधार जो मिले ना कम ब्याज दरों पर मिले, महाजनों की साहूकारों की तरह हमें लूटे ना। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कौन है, किसान है। तो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आय का स्रोत है वो क्या है, भाई खेतीबाड़ी करेगा, किसान है तो खेतीबाड़ी करेगा। अब जब भी वो फसल उगाए, फसल को काटे, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। फसल उगा रहा है तो उसको क्या उर्वरक चाहिए, उसको खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ये सब उसको चाहिए और उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसा क्या उधार लेकर के वो फसल उगाएगा और उससे क्या अपना जीवन यापन करेगा। और जब उस फसल से जो पैदावार हुई है और जब वो मार्केट में बिकेगी, जो उसे पैसा आएगा वो वापस लौटा देगा। अब देखो कर्ज जाल, अब होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती क्या है, देखो तो अब हम एक बार मान के चलते हैं कि एक किसान है गांव में, उस किसान ने क्या करा है, 1 लाख रुपए क्या है महाजन से या साहूकार से उधार लिए। साहूकार महाजन ये सब एक ही लोग हैं जो हमें क्या है पैसा देते हैं ब्याज पर और फिर हमसे वापस लेते हैं। तो 1 लाख रुपए जब उस किसान ने लिए, तो किसान ने जब 1 लाख रुपए लिए तो जो साहूकार है महाजन है उसने ये बोला कि भाई आपको क्या है 10%, आपको 10% ब्याज मुझे हर महीने देना पड़ेगा। 10% ब्याज का मतलब क्या हो गया, भाई आप हर महीने मुझे क्या दो, 10,000 रुपए दो, हर महीने मुझे क्या है 10,000 रुपए दो। तो महाजन ने किसान से पूछा भैया कितने दिनों में आप लौटा दोगे? तो उन्होंने बोला भाई मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने में जब भी फसल उग करके बिक जाएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा। बोले ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज कितना हो गया भैया, 6 महीने का ब्याज हो गया 60,000 रुपए। तो क्या हो गया, ब्याज हो गया और 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई। तो 1 लाख और 60,000 जो आपने लिए हैं, 1,60,000 आपको क्या है किसान को चुकाने पड़ेंगे। अब देखो हमने ब्याज 1 लाख लिया है, पर उसका भी 50% से ज्यादा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज हो गया। जो कर्जदार जो जब पैसा लेता है किससे, महाजन से, साहूकार से पैसा लेता है, तो वो उन पे इतना भयंकर क्या है इंटरेस्ट लगाते हैं, इतना भयंकर ब्याज उनसे लेते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा क्या उनको लौटाना पड़ता है। अब अगर अब उस किसान की फसल खराब हो गई या उसकी फसल को उसके अच्छे दाम नहीं मिले और उसके पास इतना पैसा नहीं आया, तो क्या होगा, वो फिर उसके घर उसके ले लेगा, ठीक है, उसकी जमीन उसकी ले लेगा, ठीक है। तो क्या करना है वो आप मुझे बता देना। तो क्या होता है वो क्लियर कर देना कि कैसे और कैसे उसमें काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसान कर्ज जाल में फंसता जाता है, फिर वापस क्या है वो पैसा लेगा अगली फसल के लिए, फिर और काम करेगा। तो ऐसे क्या है, बिल्कुल किसान ट्रैप में फंसता जा रहा है, जाल में फंसता जा रहा है और एक दिन ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसको क्या है, जो फांसी का फंदा होता है ना वो छोटा लगने लग जाता है, वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाता है फिर।
तो क्या है, यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि हमें पैसा बैंकों से लेना चाहिए, साहूकार महाजनों से बचना चाहिए, क्योंकि वो ब्याज की दरें ना बहुत ज्यादा लगाते हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। तो क्या है, जो ऋण है, जो उधार है, कर्जदार को, जिसने पैसा लिया है, उसको ऐसी स्थिति में धकेल देता है कि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर इस किसान को बेनिफिट नहीं हुआ, अगर इस किसान की फसल सही से नहीं बिकी, तो उसके पास ये पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो इसको चुका नहीं पाएगा तो उसका घर ले लेगा, उसकी जमीन ले लेगा, और भी जो है उसकी चीजें ले लेगा, पूरी भरपाई करेगा, और फिर बाकी और काम के लिए भी किसान को वापस पैसा लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए वो पैसा चुका नहीं पा रहा है और लेता जा रहा है, और एक दिन वो बिल्कुल क्या है, बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा, बहुत कष्टदायक स्थिति में वो आ जाएगा। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। देखो, अब ऋण, मैंने आपको अब भी बोला कि लोन है ना उपयोगी है, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने मेरी बहन की शादी कर दी 10 लाख रुपए लेके, ये उपयोगी, पर ये किस पे डिपेंड करता है कि उपयोगी होगा या नहीं होगा, खतरों और हानि पे। ठीक है भाई, हमारे खतरे कितने, हानि कितने। अब मान लो मैंने 10 लाख रुपए अपनी बहन की शादी के लिए ले ली, और मुझे पता चला, मेरे तो जब 10 लाख रुपए लिए थे तब तो मेरी तो जॉब चल रही थी और अच्छा खासा मेरा इनकम हो रहा था, मैं चुका देता। पर अब मान लो अगले महीने मुझे जॉब से निकाल दिया गया कहीं से, तो क्या होगा, फिर कहां से चुकाऊंगा। तो क्या है, परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं पैसा चुका नहीं पाऊंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, उपयोगी नहीं होगा, वो नुकसानदायक मेरे लिए बन जाएगा। यहां पर अगर किसान की फसल सही से नहीं बिकी, अगर उसको सही दाम नहीं मिले या फसल खराब हो गई, तो क्या होगा, उसके लिए भी वो खतरा या हानि ही उसके लिए बन जाएगी, और उसके सिर पे क्या है, टेंशन आ जाएगी, और वो कर्जे के जाल में क्या है, वो फंसता ही जाएगा। अब ऋण की शर्तें क्या क्या है भाई, किस किस आधार पे और किन किन चीजों पे आपको ऋण दिया जा सकता है, उधार दिया जा सकता है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। तो हर जब भी समझौता होता है उसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई इतनी आपसे ब्याज दर मैं लूंगा, जो आपको क्या है, चुका देनी है। ठीक है, जब भी आप मुझे पूरी मूल रकम, मतलब जो आपने रकम ली है, जैसे 1 लाख रुपए किसान ने लिया था, 10 लाख रुपए मैंने लिए थे, तो वो मूल रकम के साथ हम लोग उसको अदा कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। इसके अलावा उधारदाता को समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग करता है। अब होता क्या है, देखो ऋणाधार क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई मैंने 10 लाख रुपए लिए, अब मान लो कि अब जो मुझे पैसा दे रहा है, जो महाजन मुझे पैसा दे रहा है, उसको चलो ये तो पता है कि हाँ भाई मनीष की नौकरी है, मनीष पैसा वापस पे कर देगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो उसका तो नुकसान हो गया ना भाई। 10 लाख तो क्या हो गया, पैसा, और उसके अलावा क्या था, जो भी मेरा ब्याज था 10,000 या 20,000, मान लो 50,000 का मेरा ब्याज था, तो 10,50,000 रुपए क्या हो गया, उसका तो हो गया नुकसान, किसका, महाजन का। तो वो क्या करेगा, 10,50,000 से ज्यादा वैल्यू वाली चीज मेरे पास गिरवी रखवाएगा। बोलेगा मनीष तुम्हारा घर का जो जमीन के कागज है ना, वो मेरे पास गिरवी रख दे, जिस दिन भी तू मुझे सारा पैसा लौटा देगा, मैं तुझे वो जमीन के कागज दे दूंगा, और अगर तू नहीं लौटा पाया तो वो जमीन बेच करके मैं मेरे पैसे की भरपाई कर लूंगा। अब ऐसा नहीं है कि 10,50,000 का कर्जा ले लिया हमने और कोई 1 लाख या 2 लाख रुपए की चीज गिरवी रख दे, नहीं रख सकते। फिर हमें कोई बड़ी से बड़ी चीज रखनी पड़ती है, जिससे कि क्या है, वो अपना बेच करके सारा का सारा ऋण की भरपाई कर सके, उधार की भरपाई कर सके। तो ऋणाधार क्या है, आपको ऋण का आधार देना पड़ेगा। शब्द को समझो, ऋण का आधार। उधार किस आधार पे लोगे आप भाई, आज बिल्कुल एक गरीब आदमी को उधार थोड़ी दे दूंगा मैं, मुझे पता वो देगा ही नहीं पैसे वापस। तो एक उधार का आधार भी तो होना चाहिए ना, कि भाई मैं आप उधार ले रहा हूं, ये जमीन के पेपर पकड़ो, अगर नहीं दे पाऊं तो बेच देना, आधार दे रहा हूं ना आपके पास, तो किस बात की चिंता करते हो आप। नहीं लौटाए तो जमीन लौटाएगी आपको पैसा। अब मैं 10 लाख ले रहा हूं, जमीन 20 लाख की, ले लेना जितना ले लो, और मैं अगर पैसा लौटा दूं तो मेरी वापस दे देना, ऐसा होता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। अब जो मैंने जमीन के पेपर उस महाजन को दिए, उसका मालिक कौन है, उसका मालिक तो मैं हूं ना, कर्जदार जो कर्जा ले रहा है वो है मालिक। जैसे कि भूमि हो सकती है, इमारत हो सकती है, कोई गाड़ी, कोई पशु, कोई बैंकों में पूंजी, जो कुछ भी हो वो कुछ भी रखवा सकता है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। तो उधारदाता को, जो हमें उधार दान कर रहा है, तो उसको क्या है, गारंटी दे रहा है कि अगर मैं नहीं कर देता हूं, अगर मैं आपका ऋण नहीं चुकाता हूं, तो आप इसको बेच करके मेरी पूरी भरपाई कर लेना। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। अब अगर भाई मैंने पैसा नहीं चुकाया महाजन को, तो उसको पूरा अधिकार है कि जो भी चीज मैंने उसका गिरवी रखी है वो उसमें बेच दे, उस पर कोई मैं केस नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा जमीन में पशु,
पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण है जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। तो हम जमीन भी होता है, बैंकों में जो पैसा जमा है वो भी होता है, कोई पूंजी, कोई सोना चांदी, कुछ भी हम लोग क्या है रखवा सकते हैं जिससे कि हमें उधार मिल जाए। अब ब्याज दर देखो, अब ऋण की शर्तें हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या शर्तें भाई? पहली शर्त तो यह है आपका ब्याज दर तय होगा, 10% महीने दोगे या 10% साल दोगे, ब्याज दर तय होगा। फिर आपको दूसरा काम है, आपको समर्थक ऋणाधार रखवाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऋणाधार रखवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर है आवश्यक कागजात, कुछ कागजात भी होते हैं भाई, जैसे मान लो अगर महाजन भी ले रहा है तो हो सकता है वो कुछ कागज ले, नहीं तो बैंक वाले तो जरूर ही कागज लेते हैं कि आपका आधार कार्ड दो, आपकी सैलरी कितने हैं वो हमें बताओ। और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब भुगतान के तरीकों का मतलब क्या है कि भाई आप एक साथ 10 लाख रुपए लौटाओगे या हर महीने 1-1 लाख करके लौटाओगे, ठीक है। आप ब्याज कैसे दोगे, ये सारे जो तरीके हैं वो सारे तय होते हैं, और इन्हीं सारे जब तरीके तय हो जाते हैं उसी को हम लोग ऋण की शर्तें कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की। अब आ जाते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। देखो अब हो क्या रहा है भाई, भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र में तो क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है भाई। औपचारिक क्षेत्र का मतलब है जहां से फॉर्मेलिटी है, जहां पे सरकार की नजर है, सरकार पूरे सिस्टम पे नजर रखी हुई है। और अनौपचारिक क्या है, जहां पे सरकार की कोई नजर नहीं है, सब अपनी मनमर्जी से ही पैसा लेते हैं, अपनी मनमर्जी से पैसा देते हैं। जैसे कि क्या है, अब अनौपचारिक में कौन आएगा, महाजन, साहूकार, इन पे किसी की नजर नहीं। अब ये 10% ब्याज महीने का लगा रहे हैं या साल का लगा रहे हैं, जितनी इनकी इच्छा है वो अपने हिसाब से लगाएंगे, कोई इनको रोकने वाला नहीं। पर बैंकों पे नजर कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, और वो किसका है, सरकार का है। मैंने कहा ना सरकार नजर रखती है, तो सरकार की तरफ से कौन नजर रख रहा है बैंकों पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नजर रख रहा है। अगर आप बैंकों से पैसा लेते हो ना तो आपको सस्ती दरों पर भी मिलता है, आपको सुविधा भी होती है और आपका काम अच्छे से भी चलता रहता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र, मतलब जो बैंकों में जो साख हमें मिलती है उसके बारे में। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। ऋण पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। तो भाई देखो दो क्षेत्रों में बांट दिया, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो औपचारिक क्षेत्र में तो क्या है, बैंकों से अगर हम लोग ले रहे हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है हम उनसे लेते हैं। तो सहकारी समितियां क्या होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या होता है, बेसिकली अच्छे लोगों का होता है। अच्छे लोगों का मतलब है जिनका अच्छी पूंजी हो, अच्छा पैसा हो। तो वो क्या है, समाज हित के हिसाब से काम करते हैं कि भाई क्या हो, लोगों को कम दर पे पैसा मिल जाए, उनका काम बन जाए, फिर उनसे पैसा ले लेते हैं। हम लोग एक इसमें आगे भी पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें और सहकारिता समिति में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सहकारिता समिति अच्छे थोड़े पूंजी वाली लोगों की होती है और स्वयं सहायता समूह जो गरीब लोगों का होता है। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो हम इनमें से किसी से भी पैसा ले सकते हैं, साहूकार से भी ले लेते हैं, व्यापारी से, मालिक से, रिश्तेदार से, दोस्त से। तो दोस्त से तो जब हम लोग पैसा ले लेते हैं तो फिर लौटाने का नाम है नहीं, ठीक है भैया, देखेंगे जब फिर वो फोन करेगा तो हम फोन भी नहीं उठाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, पूरी नजर रखता है कि भाई कौन कितना पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, किससे कितना ब्याज ले रहा है, सब पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो बैंकों के पास क्या है, जो अपने पास भी हिस्सा रख रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं है। अब भाई बोल तो दिया बनाए हुए है या नहीं है, तो उसको चेक करता रहता है। तो आरबीआई के पास बैंकों को कंट्रोल करने की पूरी पावर है और वो काफी तरीके से बैंकों को चेक भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ये क्या है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सील है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना बेटा, वो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ है और उस समय से ही वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा काम चल रहा है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। तो आरबीआई ये भी नजर रखता है कि क्या सिर्फ बैंक बड़े बड़े व्यापारियों को तो लोन नहीं दे रहा है, जो छोटा किसान उसको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, कोई लघु उद्योग चलाना चाहता है उसको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, किसान को पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो क्या है, वो सब पे नजर रखता है। ये जो आपको फोटो दिखाई है, जो चित्र है यहाँ पर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई का जो ऑफिस है वहां का इमेज है आपके। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। तो बैंकों को पूरा ध्यान रखना पड़ता है
कि भाई हमारे ऊपर आरबीआई की नजर है और आरबीआई हमारे ऊपर ध्यान लगा के बैठा है कि भाई कितना हम किसको पैसा दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या है, ब्याज की दरें कहीं ज्यादा तो नहीं है जिससे क्या हो लोगों को पैसा ना मिले। तो सबको क्या है ऋण मिलना चाहिए, सबको अच्छी सुविधा पे ऋण मिलना चाहिए, क्योंकि लोन ही जरूरत है हमारी, और लोन क्या है अच्छे होते हैं जिससे हमारा एक बार के लिए काम बन जाता है। चलो भैया, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, और यही सोच रहे होंगे कि अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। पर क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब मैन वुमेन बॉय गर्ल सब आ जाएंगे उसमें, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्वेश्चन आंसर जरूरी है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? भाई जब उधार देने वाला हमसे ऋणाधार क्यों मांग रहा है, ऋण का आधार क्यों मांग रहा है, गिरवी रखने के लिए क्यों बोल रहा है? उधारदाता ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में समर्थक ऋणाधार की मांग करता है कि जो भी उसने हमें ऋण दिया उसके विरुद्ध सुरक्षा। भाई अगर तू कल को नहीं लौटाएगा तो क्या है, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए तेरी इस चीज को बेच करके। यदि कर्जदार ये उधार लौटा नहीं पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है, और अगर वो पैसा नहीं लौटा पाए तो उसको पूरा पूरा अधिकार है कि क्या हो, वो उसको बेच दे और अपने पैसे की भरपाई कर ले। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता प्रदान करता है? तो भाई जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो जमा करा रहे हैं और जो उधार ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में किस प्रकार से मध्यस्थता का काम बैंक कर रहा है वो बता दो। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि जमा करता है, जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बिल्कुल, ये बात हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा हुआ है वही हम लोग वापस रिवाइज कर रहे हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वही बैंकों के लिए इनकम होती है, आय होती है। तीसरा सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, ये जरूरी क्यों है? ठीक है, वो किस प्रकार से नजर रखता है हम लोगों ने देखा, और जरूरी इसलिए है कि वो क्या सबको लोन देते हैं, सबको पैसा देते हैं, सबको, और जो दरें लगा रहे हैं वो सही तो लगा रहे हैं जिससे कि लोग लोन ले सके। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूनतम नगद वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और क्या सिर्फ वो व्यवसायियों को, व्यापारियों को ही पैसा दे रहे हैं, किसान को, गरीब को, लघु उद्योग वालों को पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके साथ साथ समय समय पर यह भी देखते हैं कि क्या उनकी दरें क्या हैं, किस दर पे वो लोगों को ऋण दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है, मानव किस आधार पर निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए, साहूकार से चर्चा कीजिए। देखो अब क्या है, उसने बोला मानव अगर कोई छोटा व्यवसाय करना चाहता है, कोई छोटा व्यापार करना चाहता है, तो भी उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उधार चाहिए। अब एक कौन कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों के आधार पर वो देख ले कि मुझे पैसा बैंक से लेना चाहिए या साहूकार या महाजन से। मानव को ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, इसका निर्णय वह ऋण की निम्न शर्तों के आधार पर करेगा। पहला, निम्नतम ब्याज की दर, सबसे कम, जहां ब्याज की दर कम है वहां से पैसा लो, बैंक कम दे रहा तो बैंक से लो, और साहूकार महाजन अगर ब्याज कम लगा रहे तो उनसे लो। समर्थक ऋणाधार और कागजातों की कम से कम आवश्यकता। अब देखो क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है ना, जो अशिक्षित आदमी होता है, जो गांव के होते हैं, जो बेचारे पिछड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बैंकों में इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वहां पे कागजात बहुत मांगते हैं, ये करो, यहाँ पर से साइन करो, यहाँ पर ऐसा है, वो कागज है या नहीं है, तो क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है, बहुत है। तो जब फॉर्मेलिटीज होती है ना, तो क्या होता है, इंसान बचने की कोशिश करता है कि यार मैं इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों करूं। और साहूकार महाजन क्या होता है, मेरे गांव का होता है, मेरे रिश्तेदार होता है, तो वो मुझे जानता है, तो उसको ना तो कोई पेपर देने की जरूरत है, ना और कुछ देने की जरूरत है। ज्यादा क्या करेगा, एक पेपर पे लिखवा लेगा कि हाँ इतना पैसा मैंने इसको दिया है और इसने गिरवी में ये चीजें रखी है और इतने समय के बाद मुझे लौटाने का वादा करता है, और साइन करवा लेगा, बस, बाकी कुछ ही नहीं मांगेगा। और बहुत सी जगह तो ये भी होता है, जो गाँव में जो जान पहचान के होते हैं वो ये भी नहीं करवाते हैं। तो काफी क्या है, कम से कम क्या है, कागजात की सुविधा सरकार को करनी चाहिए कि भाई बैंक कम से कम कागज उनसे मांगे। ऋण के भुगतान की अधिक आसान विधि हो, और ऋण का जो भुगतान करने की वो विधि आसान हो। अब ये विधि कहाँ आसान है, बैंकों में आसान है। आज अगर मैं मान लो मैं 10 लाख रुपए बैंक से ले लेता हूं और मैं बैंक को ये कह दूं कि मैं हर महीने आपको सिर्फ 10-10 हजार रुपए दूंगा, बोले ठीक है दे देना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल में ये पैसा उतरेगा, उतर जाएगा, कोई बात नहीं, आप 10-10 हजार रुपए दे देना। तो विधि कहाँ की आसान है, वो भी दे। इसलिए इसी के साथ क्या होता है, चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दो कि सर हम हो चुके हैं तैयार, और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। आपकी स्कूलें चालू हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सामाजिक विज्ञान को वीडियो छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और जो आपने सपना संजोया है ना सामाजिक विज्ञान में 95+ लाने का, बोर्ड को टॉप करने का, ठीक है ना, वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। और जो मेरा उद्देश्य है कि आपके मन में से, आपके दिमाग में से सामाजिक विज्ञान का डर निकाल दूं, आपकी हर खून की बूंद में क्या सिर्फ और
सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं, मेरा वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप भी देखें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, आग की तरह वीडियो को फैलाएं और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।